गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो अब की बार का जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, क्योंकि अब जो पूरा का पूरा जो पाठ है 25 वो कराना संभव नहीं है और एग्ज़ाम भी क्या है बिल्कुल आपके नज़दीक है। तो इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ है वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज की जो पिछले सालों में भूगोल में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कैसे बनकर आए हैं और आने वाले समय में कैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है भूगोल का जो पेपर होता है वो पेपर होता है 56 नंबर का, और इसमें जो 1 से लेके और जो 13 तक जो प्रश्न होते हैं वो एक नंबर के होते हैं, यानी 1 से लेके 13 तक। और उसके बाद में 14 से लेके 21 तक होते हैं, वो होते हैं 2-2 नंबर के। और उसके बाद में 22, 23 और 24 ये होते हैं 3-3 नंबर के। 25, 26 और 27, 25 से लेके और 27 ये होते हैं मानचित्र के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 3 मानचित्र आते हैं। एक भारत का मानचित्र होता है, एक विश्व का होता है और एक राजस्थान का होता है। और 28, 29 और 30 ये होते हैं कितने नंबर के, 4-4 नंबर के। तो अब देखो ज़्यादा अंक बार है वो किनका है, 1 से लेके 13 तक, तो ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में 14 से लेके 21 तक ये महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा हमें जो फोकस करना है वो इन क्वेश्चनों पे करना है। जब भी आप भूगोल की तैयारी करो तो एक नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वो आप ज़्यादा पार्ट है वो कवर कर सको। तो ये एक रूपरेखा बनाने के बाद में अपन चर्चा करेंगे आज कि पेपर है, उस पेपर में क्वेश्चन है वो किस प्रकार बनकर आता है और हम उस क्वेश्चन का आंसर है वो किस प्रकार दे सकते हैं। देखो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर है वो बहुत ही सरल, बहुत ही इजी पेपर आएगा भूगोल का, एकदम इजी। ऐसे लगेगा आपको कि ये तो मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वैसा पेपर आएगा बहुत। क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर बहुत ज़्यादा सरल आता है, बहुत ज़्यादा सरल पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है ज्योग्राफी का। उसका रीज़न है, कभी अपन चर्चा करेंगे क्यों इतना सरल आता है। तो जैसे ही एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे तो बैठने से पहले अपने की जो प्रश्नों की जो सामना होगा वो एक नंबर वालों को प्रश्नों का सामना होगा। तो अब ये होता है कि हम पूरी साल मेहनत करते हैं, पूरी साल पढ़ते हैं और पूरी साल याद भी करते हैं, लेकिन ये लगता है कि जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में बैठते ही हमें प्रश्न है वो भूल जाते हैं, या ये कहते हैं कि सर ये तो हमें आता नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की फिर भी हमें याद नहीं हुआ, मैं तो बहुत पढ़ा या बहुत पढ़ी फिर भी मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं हुआ। उसका क्या कारण है और उन प्रश्नों के अपन उत्तर है वो किस प्रकार दे सकते हैं, यानी उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम पुराने पेपर है वो सोल्व करेंगे, और पुराने पेपर अगर हम सोल्व करेंगे तो निस्संदेह रूप से आपके पास वो तरीके है वो निकल कर आएंगे सामने, जिससे अपन आसानी से हार्ड क्वेश्चनों का उत्तर है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2019 के पेपर की, तो अपन क्या है कि आज ये जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल में मानव भूगोल ये आपका पहली किताब है जिसके अंदर 1 से लेके और 12 पाठ शामिल है। आज अपन 1 से लेके 12 पाठ तक लगातार इन वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 12 पाठों में से अपन पाठ लेते हैं इकाई प्रथम, ये है, ठीक है। अब इकाई प्रथम में क्या है, इकाई प्रथम में एक पहला पाठ है और एक दूसरा पाठ है, ये 2 पाठ है, पहला पाठ और दूसरा पाठ, ये 2 पाठ है। ये 2 पाठ कितने नंबर के हैं, ये 2 पाठ है 4 नंबर के। तो पहले आपने ये देखा कि मैं सबसे पहले 2 पाठों की आज तैयारी करूंगा या तैयारी करूंगी, तो ये 2 पाठ कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के।
ये आपने देख लिया, दिमाग में आइडिया आ गया, 4 नंबर का है। फिर अपन सोचेंगे कि तो अपने जो पेपर है उसमें तो 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का और लास्ट में 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो क्या इन दोनों पार्टों में से कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है क्या अकेला? तो नहीं आएगा। इसका मतलब है इन दो पाठों में जो निबंधात्मक प्रश्न है वो नहीं आएंगे। तो हमने कह दिया कि भाई 4 नंबर का प्रश्न हमें रटना ही नहीं है, याद करना ही नहीं है, निबंधात्मक इन दोनों पाठों में से आएगा ही नहीं, और ना ही पहले कभी पूछा है, ना ही कोई निबंधात्मक बनता है इतना। दूसरा बात यह है कि इसमें क्या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया, और बहुत ही कम संभावना बनती है 3 नंबर के क्वेश्चन पूछने में से इस पहली इकाई में से। तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी इस इकाई में से नहीं आएगा। तो अब कैसे तैयारी करें? क्या इस इकाई में से कोई 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, और पिछली बार पेपरों में आया है। तो इस 2 पाठों में से, यानी पहला पाठ और दूसरा पाठ, इकाई 1 में से हमें ओनली फॉर 2 नंबर का और 1 नंबर के क्वेश्चन याद करने हैं। ये हमारी भूमिका बन गई कि हमें इन 2 पाठों में से 1 नंबर का और 2 नंबर का प्रश्न है वो याद करना है। फटाफट किताब खोली, नोट्स लिया और या बुक ली, रजिस्टर में लिखा, और लिख लिख के हमें क्या करना है? याद करना है। और ध्यान रखना है कि ओनली फॉर 1 नंबर वाले क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन एक चीज़ और तैयार कर सकते हैं अपन कि इन 2 पाठों में से क्वेश्चन है वो आते किस प्रकार से हैं। अगर ये हमें थोड़ा सा और पता चल जाए तो हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि किसी मनोवैज्ञानिक ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर मुझे कोई पेड़ काटना हो तो उस पेड़ काटने से पहले कम से कम 8 घंटे में अगर मुझे पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कम से कम मैं कुल्हाड़ी को क्या करूँगा? धार लगाऊंगा 6 घंटे, और उसके बाद मैं वो पेड़ काटूंगा। तो वही बात यहाँ है कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन पाठों में से 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन पहले जो है वो किस प्रकार बनकर आए हैं, उनके बारे में अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो निस्संदेह रूप से हमें ये पता चल जाता है कि पेपर किस प्रकार बनकर आता है। 2019 का एक प्रश्न है, जो आपने देखा होगा, नवनियतिवाद, यानी इसका प्रश्न आया था नवनियतिवाद रुको और जाओ। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये प्रश्न आया है 2019 में। कितने नंबर का प्रश्न है? 1 नंबर का प्रश्न है। सीधा सा प्रश्न उठा के पूछा है। तो अब नवनियतिवाद रुको और जाओ के प्रवर्तक कौन है? तो हमें पता है कौन है इसके, ग्रिफ्थ टेलर। कौन है? ग्रिफ्थ टेलर। तो इन प्रश्न देखने से हमें क्या पता चला? ऐसे प्रश्न देखने से हमें ये पता चल गया कि इस प्रकार के प्रश्न बन के आते हैं तो ज़्यादातर जो बोर्ड में प्रश्न है वो सरल बिल्कुल ऐसे आते हैं। और दूसरी बात हमें ये पता चल गया कि पहले पाठ में से कितने नंबर का प्रश्न आता है? 1 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में ये 1 नंबर का प्रश्न आया। उसके बाद में अगर चर्चा करें, उसी 2018 में एक प्रश्न आया था, एंथ्रोपोजोग्राफी किताब के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजोग्राफी किताब के लेखक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। तो अब हमें क्या पता चला कि जो कौन है, कैसे है, क्यों है, या किताब के नाम या प्रवर्तक का नाम, ये हमें पूछ सकते हैं। तो अब हम क्या कैसे पढ़े इन 2 प्रश्नों को आधार मान के? सबसे पहले अपन पढ़े कि जो नियतिवाद के कट्टर समर्थक कौन है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है 2020 में, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पूछा है तो इस बार ये आ सकता है। तो कौन है? कुमारी सैंपुल। ये नया प्रश्न बन सकता है 2020 के लिए।
उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि संभववाद के जनक कौन है, ये प्रश्न बन सकता है। कौन है? विडाल डी ला बलास। ठीक है, तो ये प्रश्न है वो इन प्रश्नों के आधार पर अपन बना सकते हैं। रुको और जाओ का पूछ लिया गया। अब ये दो प्रश्न बचे हुए इस कड़ी में, तो ये दो प्रश्न अपने सामने आ गए, दो प्रश्न याद हो गए। इस प्रकार से हमें प्रश्न करने हैं। उसके बाद में एक प्रश्न आया था, जनसंख्या एवं प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना मानव भूगोल की कौन सी शाखा में किया जाता है। यही पहले पाठ से आया था। अभी हम पहले पाठ का जिक्र कर रहे हैं एक बार सिर्फ। प्रश्न आया था, जनसंख्या और संसाधनों की व्यूह रचना भूगोल की कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है। ये प्रश्न आया था। ये भी 1 नंबर का आया था। पहले पाठ में से जितने भी प्रश्न आए हैं वो सब 1-1 नंबर के आए हैं। हाँ, ये प्रश्न अब थोड़ा सा आगे से देखते ही लगा कि ये प्रश्न हार्ड है। और हमने पढ़ा जनसंख्या और संसाधनों की रचना भूगोल की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो ऐसे लगा कि एक बात तक का तो बिल्कुल आता नहीं है। नहीं, ऐसे प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना होता है। देखो, सीधे प्रश्न आते हैं वो उनके उत्तर तो हमें याद होते हैं और सीधे ही हमें उसके उत्तर देने होते हैं। लेकिन जो भाषा है वो चेंज हो जाती है कई बार, तो हमें उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, उस प्रश्न को हमें पढ़ना है। और किस प्रकार पढ़ना है? समझ कर पढ़ना है। किस प्रकार समझना है? यहां देखो लिखा हुआ है जनसंख्या। हमने ये देख ली कि ये हमारा दूसरे पाठ की बात कर रहा है। कौन से पाठ की बात कर रहा है? दूसरे पाठ की। संसाधनों की व्यू रचना, अब ये बात कर रहा है कि संसाधनों की बात कर रहा है, जो अपन 10th क्लास में भी पढ़ी था और हम आगे भारतीय भूगोल में भी पढ़ रहे हैं। तो एक तो जनसंख्या से संबंधित और दूसरा संसाधनों से संबंधित ऐसा अध्ययन भूगोल की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो इसके उत्तर दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो अगर हमें गहन अध्ययन किया हुआ हो हमारा 12 पाठों का, तो हमें सीधा पता है जनसंख्या और संसाधन के बारे में अगर हम पढ़ना होता है तो हम सीधे से किसके पास जाते हैं? मानव भूगोल के पास जाते हैं। एक तरीका तो ये था उत्तर निकालने का। और दूसरा तरीका हमारा उत्तर निकालने का ये था कि हमने जनसंख्या और मानव भूगोल यानी पूरी साल हमने कौन सी भूगोल पढ़ी है? मानव भूगोल। तो किसके बारे में पूछा जा सकता है? मानव भूगोल के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे तो नहीं कि कोई ये जीव विज्ञान के बारे में पूछ लेगा, नहीं। तो कौन सी भूगोल में हमने कौन सी भूगोल पढ़ी है? मानव भूगोल। तो इसका उत्तर क्या हो जाता? मानव भूगोल। इसका उत्तर क्या हो जाता? मानव भूगोल। लिखना कैसे है इसमें? देखो, ये लिखना है कि जनसंख्या और संसाधनों की व्यू रचना मानव भूगोल की मानव भूगोल शाखा में किया जाता है। वापस पूरी लाइन को लिखना है ताकि उत्तर थोड़ा सा अच्छा लगे। ये प्रश्न आया था। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों के आसानी से क्या दे सकते हैं? उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद में ये 3 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। नियतिवाद पूछ लिया, एंथ्रोपोजेनिक पूछ लिया और प्रदेश की व्यू रचना से संबंधित पूछ लिया। अब जो नया प्रश्न है वो एक तो नियतिवाद का बन सकता है, एक संभववाद का बन सकता है, मैंने लिखा दिया। और एक प्रश्न आप नोट और कर लो, मानव भूगोल की उपशाखाओं के नाम बताइए। जो आपके जो पाठ है उसके लास्ट में दिया हुआ है मानव भूगोल की उपशाखा। चाहे आप राजनीति भूगोल लिख लो और चाहे उसमें सामाजिक भूगोल लिख लो, चाहे आप आर्थिक भूगोल लिख लो, कोई लिख लो, उसकी उपशाखाओं के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें ये पहले पाठ की हमारी रूपरेखा बन गई। मैं सीधा पहला पता चल गया
कि पहले पार्ट में से हमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा या 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हमें 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों पे ध्यान पहले पार्ट में नहीं देना है। उसके बाद में इसी इकाई का दूसरा पार्ट, विश्व की जनजातियां, ये पार्ट है। ये पार्ट कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, क्योंकि इकाई 1 में पहला पार्ट मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र और विश्व की जनजातियां, ये किस में शामिल है? 1 नंबर इकाई में है, जो 4 नंबर की आती है। विश्व की जनजातियों में से विश्व की 4 जनजातियां दी हुई है। कितनी जनजातियां दी हुई है? 4। एस्किमो है, एस्किमो के बाद में बुशमैन है, भील है और गोंड है। ये 4 जनजाति दी हुई है। अच्छा, ये 4 जनजाति हमने देख ली। अब हम एक कल्पना करेंगे कैसा प्रश्न आएगा जी। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। अब अपन देखें कि एस्किमो के बारे में पूछ लिया क्या? बिल्कुल पूछ लिया। एस्किमो के बाद में बुशमैन के बारे में पूछ लिया क्या? पूछ लिया गया। उसके बाद में भील जनजाति के बारे में पूछ लिया क्या? पूछ लिया गया। बच गई कौन? गोंड। तो पूरी संभावना है गोंड जनजाति में से एक प्रश्न आ जाए इस बार। हमें गोंड जनजाति पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन अपना बिल्कुल सही हो जाए। तो इसमें पहला जो प्रश्न आया था 2019 में, एस्किमो के जीवन यापन में सील मछली की कोई 2 उपयोग लिखिए। कौन सी जनजाति के? एस्किमो। एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली की कोई 2 उपयोगिता लिखिए। यह प्रश्न आया था 2019 में। कितने नंबर का? 2 नंबर का प्रश्न आया था। ठीक है, सॉरी, 1 नंबर का प्रश्न आया था, 2 नंबर का नहीं आया था, 1 नंबर का प्रश्न आया था ये कि एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली की कोई 2, ये भी ध्यान रखना, देखो कोई 2 उपयोगिता लिखिए। तो हम एस्किमो पढ़ते हैं, पहली जनजाति है। अच्छा, पहली बात होती है कि जनजाति क्या है? वे मानव जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए और आज भी पिछड़े हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, वो क्या कहलाती है? जनजाति कहलाती है। ठीक है, तो अपन सीधे से क्वेश्चन पे आते हैं। अब एस्किमो जनजाति में बहुत ही सही ढंग से हमें पढ़ना होता है कि सील मछली के बारे में, उसके जीवन में क्या महत्व है। पहली बात तो ये है कि एस्किमो जनजाति है वो ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में, बर्फ वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं सारे के सारे एस्किमो, जिसमें ग्रीनलैंड, अलास्का, बेरिंग जलडमरू मध्य, उसके बाद में उत्तरी साइबेरिया, इनमें निवास करते हैं। ये तो क्षेत्र हो गए। अच्छा, क्षेत्रों के बारे में पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति के क्षेत्र बताइए, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा अपन ध्यान दें इसके ऊपर, तो एस्किमो जनजाति की जीवन में जो सील मछली है उन्हें हमें 2 उपयोगिता लिखनी थी। अब उपयोगिता क्या है? 3-4 उपयोगिता है कि जो एस्किमो जनजाति है उनकी जो खाल है, उस खाल से वो क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। और एस्किमो जनजाति की जो खाल है वो जलाने के लिए, जो चर्बी है वो जलाने के लिए क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। तो हमें 2 उपयोगिता लिखनी थी। एस्किमो जनजाति की 2 उपयोगिता निम्नलिखित है। नंबर 1, एस्किमो जनजाति की जो खाल है उससे ये कपड़े बनाते हैं। नंबर 2, एस्किमो जनजाति की चर्बी जलाने के लिए काम में ली जाती है। ये हमें 2 उसकी उपयोगिता लिखनी थी। अब एस्किमो जनजाति से संबंधित प्रश्न आया है, तो इसमें एस्किमो जनजाति के आसपास और भी प्रश्न आ सकता है इसी से जुड़ा हुआ। कैसे? एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बताइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है।
दूसरा अगर अपन जिक्र करें तो ये पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति है उसमें आधुनिक जीवन का क्या प्रभाव पड़ा है। ये प्रश्न अभी तक बना नहीं है, एस्किमो जनजाति पर आधुनिक जो समाज है उसका कितना सा क्या प्रभाव पड़ा है, ये ज़्यादातर पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसी संदर्भ में, एस्किमो और भील जनजाति की तुलना निम्नलिखित पदों के आधार पर कीजिए। एक प्रश्न ये पूछा था, इसी से पूछा था, एस्किमो और भील जनजाति के जीवन की व्याख्या निम्न पदों के आधार पर कीजिए। इसमें पूछा था निवास गृह और वस्त्र, एक नंबर पर पूछा था निवास गृह और 2 नंबर पे पूछा था वस्त्र। निवास गृह और वस्त्र के बारे में पूछा गया था। अब देखो ये प्रश्न आया था 1 नंबर का, दो नंबर का कि एस्किमो और भील जनजाति के जीवन की व्याख्या है वो निम्न पदों के आधार पर कीजिए। एक तो आपको उसमें बनाना था निवास गृह और एक बताना था वस्त्र। तो कई बार अपन क्या करते हैं, जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि एस्किमो के बारे में पूछा है तो एस्किमो भील पर तो लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, और जनजाति के जीवन की व्याख्या अपन क्या करते हैं सीधा एस्किमो की निवास गृह और वस्त्र बता के आ जाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, एक तरफ देखो एस्किमो जनजाति है और दूसरा किसके बारे में पूछा है, भील के बारे में पूछा है। अगर आप एस्किमो के बारे में बताओ तो आपको 1 नंबर मिलेगा और भील के बारे में बताओगे तो आपको 1 नंबर और मिलेगा। कुल आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। तो ये भी ध्यान देना है कि जब पढ़ते वक्त बिल्कुल प्रश्न को तो अगर समझ में आ भी जाए ना तो भी 2 बार पढ़ना है, क्योंकि 56 नंबर का पेपर है, 3.25 घंटे खूब टाइम पड़ा है अपने पास। तो प्रश्न समझ में आ भी जाए कि लगता है कि आप मुझे समझ में आ गया, नहीं, फिर भी उस प्रश्न को 2 बार तो पढ़ना ही है कि अगला वास्तविक रूप से पूछा क्या जा रहा है। तो इसके निवास गृह के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इसमें देखेंगे कि ये बर्फ है, उनके घर बनाते हैं और बर्फ से बने हुए घरों को क्या बोलते हैं, ये इग्लू बोलते हैं। ये लिखना था आपको। और उसके बाद में जो भील है उनके घरों के बारे में और निवास गृह के बारे में अगर पूछना था तो निवास गृह के बारे में पूछना था। उस भील निवास गृह के बारे में आपको ये लिखना था कि भील जनजाति है वो कच्चे घर बनाती है और कच्चे घर बनाने के बाद में जो बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको गारे से लीपते हैं और पोतते हैं। ये लिखना था आपको 1 नंबर में, क्योंकि शब्दों का भी ध्यान रखना, सिर्फ 60 शब्दों में लिखना है, पूरी व्याख्या नहीं करनी है, पूरा पॉइंटों में उत्तर देना है 2। और उसके बाद में एस्किमो के वस्त्रों के बारे में पूछा जाए तो एस्किमो है वो कैरिबो के बने हुए खाल के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि सील मछली के खाल से ये गर्म रहते हैं और हल्के रहते हैं। और एस्किमो जनजाति है वो जूते पहनती है जिसको उनके भाषा में मुकलुस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपको भील के वस्त्र पूछते हैं तो भील है वो धोती, चोला, कमीज इत्यादि पहनते हैं और जो स्त्रियां हैं वो घाघरा और ओढ़नी ओढ़ती है। ये इनकी व्याख्या करके और 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म करना था। तो ये क्वेश्चन है। अब आगे इनके सारे क्वेश्चनों की और चर्चा करेंगे, तब तक इनके आप सही ढंग से देखें और दोनों पाठों की अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद।